लेडी ट्रेनी डॉक्टर को अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिल पाया है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरह से हैवानियत की हदें पार की गई थी, उससे पूरा देश अभी भी गुस्से में है। लेकिन डॉक्टर बेटी को इंसाफ कैसे और कब मिलेगा, अब ये सवाल इसलिए भी पूछना और जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इस भयानक और हत्याकांड पर अब जांच कम है और सियासत ज़्यादा होती जा रही है। और इसका जीता जागता सबूत ये है कि 14 अगस्त की रात को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्टल में, यहाँ मेडिकल कॉलेज के अंदर शिविर लगा हुआ था जिसमें सभी छात्र बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। फिर अचानक से भयानक भारी जमावड़ा लग जाता है और फिर देखते ही देखते उसी भीड़ ने शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्र और डॉक्टर्स के ऊपर अटैक कर दिया। साथ ही मेडिकल कॉलेज के अंदर जाने के रास्ते पर बैरिकेड लगाकर बंद किया गया था। वो उस भीड़ ने जो अचानक से आई थी, वो लोग हॉस्पिटल के अंदर घुसकर भी उन्होंने खूब तांडव मचाया। जो पुलिस बैरिकेड्स के पास खड़े थे, वो अपनी जान बचाने के लिए हॉस्पिटल के अंदर चले गए और वो लोग खूब तोड़फाड़ की। ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी है कि इस बात का भी पता लगाना आवश्यक है कि आखिर इस भीड़ को किसने भेजा और हॉस्पिटल में घुसकर इस तरीके की तोड़फाड़ करने के पीछे उनका असल वजह क्या था। यानी ये केस दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा उलझता ही जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि आखिर ये कौन व्यक्ति है और कौन इंसान है जो बहुत पैसे वाला व्यक्ति है या बहुत ऊपर का आदमी है जो इस वारदात को दबाना चाहता है, जिसके लिए प्रिंसिपल ने पहले सुसाइड का केस बताती है, जिसकी वजह से आधी रात को हजारों की तादाद में इकट्ठा हुई भीड़ और हॉस्पिटल तक पहुंच गई और प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स और डॉक्टर के साथ बदतमीजी की और तोड़फाड़ करके क्या करना चाहते हैं। दोस्तों, आर के क्राइम अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि यहाँ सवाल एक बेटी के नहीं बल्कि देश की सभी बेटियों की है। और जैसे कि मैंने अपनी पिछली 2 वीडियो में आप सभी को बताई थी कि किस तरीके से इस वारदात में और भी कई लोग का हाथ हो सकता है, अब चाहे वो बाहर से आए हो या फिर वो हॉस्पिटल के अंदर से ही रहे हो। लेकिन अब जब ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया है, तो इसके बाद भी आधी रात को वही भीड़ फिर से वहाँ पहुँचे और उन्होंने हॉस्पिटल में घुसकर तोड़फाड़ करनी शुरू कर दी। और इसका मतलब ये है कि अगर इस तरह से अचानक कुछ लोग आते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है, फिर वो हॉस्पिटल में घुस जाते हैं और साथ ही साथ ये लोग जहाँ घटना घटी थी, यानी कि जो वारदात की जगह है, उस जगह पर भी तोड़फाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़ा करती है कि पुलिस उस समय क्या कर रही थी, हॉस्पिटल का प्रशासन उस समय क्या कर रहा था, या फिर इसमें किसी बड़े का हाथ इन लोग के सर पर है। यानी कि इस पूरे केस में कोई ऐसा है जो चाह रहा है कि सारे सबूत मिटा दिए जाएं। और इस कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष, इनके बारे में कई तरह की बातें सामने आ रही है और जब उनसे इस घटना के बारे में बात करने की कोशिश की गई तो प्रिंसिपल संदीप घोष ने खुद इतनी बड़ी दुखद मामले पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिए, कोई भी जवाब नहीं दिए और प्रिंसिपल संदीप घोष किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना ही अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। लेकिन जब उसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट रह चुके अख्तर अली से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने प्रिंसिपल संदीप घोष के बारे में कई ऐसे खुलासे किए। उन्होंने कहा कि इस समय जो मौजूदा प्रिंसिपल है वो पॉलिटिकल रसूख रखते हैं, यानी उनका पॉलिटिकल पार्टी से बहुत बड़ा गहरा नाता है और इसी वजह से वो बचे हुए हैं। साथ ही उन्होंने प्रिंसिपल पर कई आरोप भी लगाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रिंसिपल एक बहुत ही करप्टेड आदमी है, ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा नेक्सस है संदीप घोष का। और उन्होंने आगे कहा कि जैसे टेंडर देकर कमीशन लेना, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर करके पैसे लेना और इलीगल बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हॉस्टल वगैरह अपार्टमेंट पैसा लेना और मतलब आरजीकर में जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी काम होता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर्स जो स्टूडेंट होते हैं उन लोगों को बैठाकर शराब वगैरह पिलाया करते थे और उन स्टूडेंट से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब आप एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में, पूरी करियर में इतना गंदा इंसान कभी नहीं देखा था।
जब उनसे पूछा जाता है कि इसकी इंक्वायरी नहीं हुई तो वो आगे बताते हैं, बहुत कुछ सब कुछ हुआ लेकिन पता नहीं, आज तक कुछ हुआ नहीं इनका आज तक अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और वो आगे बताते हैं क्योंकि दो बार इनका ट्रांसफ़र हुआ, फिर ट्रांसफ़र होने के बाद दोबारा आके ये पोस्ट पर बैठ गए। अख्तर अली के द्वारा बोले गए, उनके द्वारा लिखे हुए, जिसे कि मैंने आप सभी को बताया है। इसी के साथ ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पूर्व फॉरेंसिक डॉक्टर रह चुके डॉक्टर सोमनाथ दास, जिनका तबादला हो गया है, वो भी कई ऐसे ही खुलासे करते हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वो कहते हैं, मैं यहाँ फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड के रूम में तैनात था। वो आगे बताते हैं कि यहाँ जो डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए लाई जाती है, उसको लेकर वर्कशॉप करते थे। एनटीए को लेकर वर्कशॉप किया था, इसलिए तहलका मच गया था एक बार। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी सरकार ने उसको कुछ नहीं किया और इसको कोई परमिशन लेकर नहीं किया था। ये तो खुद को बॉसी समझते थे, माफिया समझते थे। ऐसे ही बहुत सी बातें निकल कर सामने आ रही है। वो बताते हैं कि प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ वो पहली शिकायत किए थे। शिकायत ये थी कि परिजनों के बिना परमिशन डेड बॉडी के साथ छेड़खानी की थी। ये किसी भी हॉस्पिटल के लिए बहुत बड़ा मामला होता है, लेकिन इस पर एक्शन होने की जगह उनका ही तबादला हो जाता है। वो आगे बताते हैं कि मेडिसिन की टेंडरिंग में भी अपने ही लोग हैं। जो मेडिसिन देगा उसके साथ साठ-गांठ हो जाती है। 20% कमीशन देने पर ही उनको टेंडर दी जाती है। अली ने भी ये बात बताए थे, ये बच्चे हैं, ये आंदोलन कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि हमें अब पता हो गया है कि ज़्यादा कुछ करने जाएंगे तो तबादला हो जाएगा, या फिर ऐसे ही जैसे लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ। दोस्तों, जैसे कि अली बता रहे थे कि किस तरीके से इस कॉलेज के अंदर पैसे के दम पर सीट दी जाती है, पैसे के दम पर डिपार्टमेंट चुने जाते हैं और भी बहुत सारे घोटाले यहाँ पैसे के दम पर होती है। और जैसे कि पिछले वीडियो में हम देखें कि ट्रेनी डॉक्टर की मौत को कितने आसानी तरीके से प्रिंसिपल ने सुसाइड बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यानी पहले तो पुलिस ने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं की, हालांकि बाद में पुलिस जब बात को हाथ से निकलते देखी तो जाकर एक्शन में आती है। आरोपी को पकड़ा भी, लेकिन अभी भी इस केस को लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कोई एक ऐसी घटना हुई है, या जब कोलकाता पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी कोलकाता पुलिस के ऊपर कई ऐसे सवाल उठाए जा चुके हैं। ऐसी घटनाओं को लेकर इस मेडिकल कॉलेज का करीब 24 साल पुराना लंबा इतिहास है। यहाँ तक कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पोर्नोग्राफी होने तक के आरोप लगे हैं, लेकिन अभी भी पुलिस ने पूरी शिद्दत के साथ, या ये कहो पूरी ईमानदारी से, इस मामले की जांच पड़ताल नहीं की। और उसी हॉस्पिटल को लेकर, यानी पहले भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर सवाल उठाए गए थे, क्योंकि ऐसे ही केस साल 2001 में भी सामने आया था। ट्रेनी डॉक्टर के केस को जोड़ लें तो पता चलता है कि तब से कुल 6 ऐसी ही घटनाएं यहाँ पर हो चुकी हैं। ये इन्फॉर्मेशन मुझे कई आर्टिकल से और सोशल मीडिया से मिली है, और एक बात ये सोचने वाली है कि इन घटनाओं की गुत्थी हत्या और आत्महत्या के बीच ही झूलती रही है। कभी मेडिकल छात्र, कभी प्रोफेसर, तो कभी हाउस स्टाफ की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो चुकी है, जो कि आज तक अनसुलझी रह गई है। अब आप खुद सोचिए, ये कितना रहस्यमयी और मिस्टीरियस हॉस्पिटल है। हालांकि ट्रेनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए साथ ही डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इस बीच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इस रिपोर्ट में कई नए और बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि उसकी जांच कहां तक पहुंची है और इस पूरे घटनाक्रम में किस पर संदेश गहरा रहा है, और किसने पूरे घटनाक्रम में लापरवाही बरती है, और कौन कौन जांच के दायरे में रखा गया है। सीबीआई ने शुरुआती स्टेटस रिपोर्ट में अस्पताल प्रशासन को सीधे कटघरे में खड़ा किया है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सीबीआई ने यह भी दावा किया है कि घटना स्थल से छेड़छाड़ हुई है।
दिल्ली के एक अस्पताल के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग में रह चुके एक डॉक्टर बताते हैं कि वारदात सीन पर मौजूद सबूतों से ही किसी भी केस का खुलासा हो पाता है। कोलकाता मामले में अगर सीबीआई के पास महिला डॉक्टर के शरीर पर मौजूद खून के धब्बे का सैंपल, नाखूनों का सैंपल, सीमेन या फिर बालों के सही सैंपल मौजूद हैं तो मामले की सही तरीके से जांच हो पाएगी। अगर सबूत नहीं है या छेड़छाड़ किए गए सबूत मिले हैं तो अदालत में आरोप साबित करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। वो आगे भी बताते हैं कि अगर क्राइम सीन से सबूतों को नष्ट किया भी जाता है तो सारे सबूत डेड बॉडी से मिल जाते हैं। लेकिन कोलकाता मामले में महिला डॉक्टर की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। ऐसे में बॉडी से कोई सबूत मिलने की संभावना खत्म हो गई है। ये सीबीआई के लिए इस केस की जांच में एक चुनौती बन सकता है। डेड बॉडी का इतना जल्दी अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। डेड बॉडी को सैंपलों की जांच के लिए प्रिजर्व रखा जाता है। इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। अदालत में सुनवाई के दौरान बंगाल पुलिस और सरकार पर आरोपों की झड़ लगा दी। अदालत ने कहा कि घटनास्थल से छेड़छाड़ की गई है। इसके चलते कुछ सबूत भी खत्म होने का संकट है। हालत ऐसी है कि जांच शुरू कर पाना भी एक चुनौती है। सीबीआई का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, पहली एफआईआर प्रीता के अंतिम संस्कार के बाद रात को 11:45 बजे दर्ज हुई। पहले परिजन को बताया गया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, फिर बताया गया कि आपकी बेटी ने खुद के जीवन को ख़त्म कर लिया है, फिर मौत बताया गया। इसके बाद जब पीड़िता के दोस्तों ने वीडियोग्राफी की बात कही तो ऐसा नहीं किया गया। ऐसा साफ लगता है कि इस केस में कुछ गड़बड़ी हुई है। इस दौरान जस्टिस जेबी पारदीवाला ने यह भी कहा कि मैंने 30 सालों में ऐसी घटना नहीं देखी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस मामले में सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब सुबह के वक्त ही पता चल गया कि ये अप्राकृतिक जांच का मामला है तो फिर क्राइम सीन को चिन्हित करके घेराबंदी करने में देरी क्यों की गई। अभी तक हुई सीबीआई जांच में ये बात सामने निकल कर आई है कि ये बलात्कार और हत्या का मामला है, ना कि गैंग रेप का। अब जैसे लेडी ट्रेनी डॉक्टर के केस की तरफ, जैसे उस समय 2001 में सुमित्र विश्वास की मौत को पुलिस ने सुसाइड मौत घोषित कर दी थी, ठीक वैसे ही इस केस में भी पहले यही साबित करने की कोशिश की गई थी। डॉक्टर के मुताबिक ये एक सुसाइड की बात भी। हालांकि मौका वारदात को देखकर पहले ही नज़र में कोई भी इसे असामान्य का मामला समझ सकता था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने पहले इस सिलसिले में सामान्य मौत के केस को दर्ज किया था। जबकि वारदात का शिकार हुई डॉक्टर न सिर्फ उस हॉस्पिटल में काम करती थी, बल्कि उसकी बुरी तरीके से जख्मी लाश हॉस्पिटल के अंदर पहले से ही सेमिनार हॉल में पड़ी हुई थी। ऐसे में असामान्य की बजाय अपनी खुदकुशी का केस कैसे कोई दर्ज कर सकता है। और एक सवाल ये भी है कि इस पूरे मामले में ट्रेनी डॉक्टर के उन 4 डॉक्टर्स यानी कलीग्स की भी क्या भूमिका है, क्योंकि वारदात से पहले भी पीड़िता डॉक्टर ने अपने 4 कलीग्स के साथ ही डिनर की थी। इसके बाद उसके बाकी के कलीग्स तो वहां से चले गए, लेकिन ट्रेनी डॉक्टर ने अकेले ही उस सेमिनार रूम में सोने का सोचकर चली गई और जिसके बाद ये वारदात हुई। लेकिन ऐसे में फ़िलहाल सीबीआई ये भी जानना चाहती है कि उस ट्रेनी डॉक्टर को आखिरी बार जिंदा देखने वाले उसके दोस्तों से उसकी आखिरी क्या बात हुई थी और कैसी बात हुई थी, हत्या से पहले या फिर कभी भी उसने अपनी सुरक्षा को लेकर कोई चिंता बताई थी या नहीं, कोई ऐसी बात जो अलग लगी हो। इसलिए सीबीआई उन दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है कि क्या उस दिन क्राइम सीन पर संजय के अलावा कोई और भी ऐसा था या फिर पहले से ये साजिश या कोई प्लानिंग की गई थी। फिलहाल उन्होंने सवालों का जवाब जानने के लिए सीबीआई एक साथ कई दिशाओं में अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। कोलकाता में महिला ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच अभी जल्द ही एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें घटना वाले दिन आरजी कर हॉस्पिटल के सेमिनार में 3 लोगों को देखा गया है। ये 3 शख्स अस्पताल के पूरे प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबी बताए जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए और कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ करना। दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्त रिश्तेदारों में शेयर करना, जिससे डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिल सके। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का बस एक उद्देश्य है, आप जहाँ भी रहो सतर्क और जागरूक रहो, अपना और अपनों का ख्याल रखो। अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। जय हिंद, जय भारत।